फुरसतगंज, एक कस्बा जहां कभी ऐसा कुछ नहीं होता था जो खबर बने। फिर एक रोज़ इलाके में एक लाश मिली, उसके एक महीने बाद दूसरी और फिर तीसरी। हर बार लाश किसी न किसी मर्द की ही थी। कोई बच्चा नहीं, कोई महिला नहीं, केवल मर्द जिनकी उम्र 45 के ऊपर थी। एक पैटर्न था, हर बार सीने में एक गोली लगती, लेकिन जेब में पैसे वैसे के वैसे पड़े रहते। कोई चोरी नहीं, कोई रंजिश नहीं। सबसे अजीब बात, हर बार गोली चलती थी लेकिन आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, ना पड़ोसी ने, ना बगल की चारपाई पर सोए आदमी ने। 2 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। लखनऊ से फोर्स आई, नई पुलिस चौकी बनी, सिपाही तैनात हुए, लेकिन कत्ल फिर भी नहीं रुके। पुलिस के सवालों की एक फहरिस्त थी। गोली चलती थी तो उसकी आवाज़ किसी को सुनाई क्यों नहीं देती थी? 45 के ऊपर के मर्द ही क्यों मारे जाते हैं? क्यों कोई शख्स जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और जिसे किसी की जेब से कुछ नहीं चाहिए था, हर महीने एक अजनबी को मारने क्यों निकल पड़ता था? क्या है एक जैसी मौतों का वो रहस्य जिसे सुलझाने में फुरसतगंज की पुलिस के पसीने छूट गए? इस वीडियो में बात इसी कहानी की। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगाम। उत्तर प्रदेश में रायबरेली से करीब 20 किलोमीटर दूर रायबरेली और सुल्तानपुर को जोड़ने वाली सड़क पर एक कस्बा पड़ता है, फुरसतगंज। आज ये इलाका अमेठी ज़िले में आता है। सड़क के दोनों तरफ खेत हैं और खेतों के पीछे झाड़ियों वाला जंगल। गिनी चुनी दुकानें हैं, एक बाजार जो शाम ढलते ही बंद हो जाता है और उसके आगे सिर्फ गांव। फिल्म देखनी हो तो लोगों को दूसरे शहर जाना पड़ता था। अस्पताल आधे घंटे की दूरी पर था और कॉलेज उससे भी दूर। ऐसी जगहों में लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं। किसका बेटा कहाँ नौकरी करता है, किसकी बेटी की शादी कहाँ तय हुई, ये सब हर आदमी को पता होता है। और यही वजह है कि ऐसी जगह पर कोई बाहरी आदमी आकर छिप भी नहीं सकता। एक नया चेहरा दिखे तो 10 लोग उसे नोट कर लेते हैं और शाम तक पूरे कस्बे को खबर हो जाती है। यही बात साल 2002 में फुरसतगंज की पुलिस के लिए सबसे बड़ी उलझन बनने वाली थी, क्योंकि उसी साल इस इलाके में एक ऐसा आदमी काम करना शुरू करता है जिसे 2 साल तक कोई नहीं देख पाया। पहली लाश गर्मियों में मिली, एक अधेड़ आदमी की जो अपने घर के बाहर खुले में चारपाई डालकर सो रहा था। सुबह लोगों ने देखा तो चारपाई पर वो वैसे ही पड़ा था, बस सीने पर एक गोली का निशान था और मौत काफ़ी घंटे पहले हो चुकी थी। पुलिस आई, पंचनामा हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ और जांच वहीं की वहीं धरी रह गई। वजह, पुलिस को कोई मोटिव नहीं मिला। मरने वाले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, ज़मीन पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा था, किसी से लेन देन का कोई झगड़ा नहीं था, घर से 1 रुपया भी चोरी नहीं हुआ था और उसके शरीर से एक धागा तक नहीं गया। जब जांच का कोई सिरा नहीं मिलता तो पुलिस के पास एक आखिरी सहारा बचता है, मिस्टेकन आइडेंटिटी, यानी गोली किसी और के लिए चलाई गई और लग किसी और को गई। फाइल में यही लिखा गया। कस्बे में कुछ हफ्ते चर्चा रही और फिर लोग अपने काम में लग गए। करीब 1 महीने बाद उसी तरह की दूसरी लाश मिली और उसके करीब 1 महीने बाद तीसरी। अब ये पैटर्न बन चुका था। हर मरने वाला मर्द था, कोई औरत नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई जवान लड़का नहीं। हर मरने वाले की उम्र 45 साल के ऊपर की थी। हर आदमी या तो घर के बाहर खुले में सो रहा था या फिर खेतों के बीच की पगडंडी से अकेला गुजर रहा था। हर वारदात सूरज डूबने के बाद हुई थी और 2 हत्याओं के बीच का औसत फासला करीब 1 महीने का। इसके अलावा मारने का तरीका भी हर बार एक जैसा था। सीने में सिर्फ एक गोली, किसी शव पर दूसरी गोली का निशान तक न मिला और किसी शव पर हाथापाई या खुद को बचाने की कोशिश के निशान भी नहीं, जिसका मतलब यही निकलता कि शिकार को आखिरी पल तक अंदाजा नहीं होता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। पैटर्न मिल जाने के बाद भी पुलिस 2 चीज़ों पर अटक गई और यही दोनों चीज़ें अगले 2 साल तक जांच को उलझाए रखने वाली थी। पहली चीज़ तो ये कि किसी ने भी कभी गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी, एक भी बार नहीं। गांव कस्बे में तमंचे की आवाज़ कोई अनजानी चीज़ नहीं होती, वो शादियों में चलती हैं और खेत में जानवर भगाने के लिए भी।
लोग उसे पहचानते हैं, लेकिन इन तमाम वारदातों में आसपास सोए लोग सुबह उठकर एक ही बात कहते थे कि रात को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। एक दो बार को मान भी लीजिए कि कोई गहरी नींद में था, लेकिन 20 से ज्यादा बार हर बार ये संयोग नहीं हो सकता था। दूसरी चीज जगह को लेकर थी। ये सारी लाशें एक ही सीमित इलाके में मिल रही थी, करीब 35 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में, जिसमें फुर्सतगंज समेत 5 गांव आते थे। समझने के लिए इसे ऐसे सोचिए कि अगर नक्शे पर हर लाश की जगह एक निशान लगा दिया जाए तो सारे निशान एक छोटे से घेरे में सिमट जाते हैं। करीब 6 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा इलाका, जिसे एक आदमी पैदल चलकर भी 2-3 घंटे में पार कर सकता है। हत्यारा इस घेरे से एक बार भी बाहर नहीं गया। इसका सीधा मतलब था कि वो इस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसे पता था कौन सी पगडंडी कहाँ से निकलती है, किस खेत के पीछे झाड़ी है, किस घर के बाहर लोग सोते हैं और वारदात के बाद किस रास्ते से निकलने पर उसे कोई नहीं देखेगा। यानी बहुत मुमकिन था कि वो बाहर का आदमी नहीं बल्कि इसी इलाके का कोई रहने वाला था। इसी बीच फॉरेंसिक से जो रिपोर्ट आई उसने एक और परत खोल दी। लाशों से निकली कई गोलियां जब बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स के पास पहुंची तो उन्होंने बताया कि ये फैक्ट्री में बनी गोलियां नहीं, ये वो चीज़ है जिसे उस इलाके में भरुआ कारतूस कहा जाता है। भरुआ कारतूस बनता ऐसे है कि एक बार गोली चल जाने के बाद कारतूस का जो खाली खोखा बचता है उसे उठाकर उसमें दोबारा से बारूद भर दिया जाता है और ऊपर हाथ से ढाला हुआ शीशे का छर्रा फंसा दिया जाता है। ये पूरी तरह से देसी काम है, गैर कानूनी भी और सस्ता तो है ही। इससे एक बात तय हो गई कि हत्यारा कोई लाइसेंस से रिवॉल्वर लेकर घूमने वाला आदमी नहीं है, वो देसी हथियार इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इसी जानकारी ने पहली उलझन को और भी गहरा कर दिया, क्योंकि देसी कट्टे में साइलेंसर नहीं लगता। देसी कट्टे की आवाज़ फैक्ट्री की बंदूक से कम नहीं होती, कई बार तो उससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहा कि आवाज़ आखिर जाती कहाँ थी। अगले कुछ महीनों में जब लाशों की गिनती दहाई का आंकड़ा पार कर गई तो कस्बे में डर फैल गया। लोगों ने घर के बाहर सोना बंद कर दिया। जिन घरों में 45 से ऊपर का कोई मर्द था वहां शाम ढलते ही दरवाजा बंद होने लगा। खेत में देर रात तक काम करना बंद हो गया। जिन लोगों को दूसरे गांव जाना होता वो या तो अंधेरे से पहले लौट आते हैं या फिर रात वहीं काट लेते हैं। बिना किसी सरकारी आदेश के पूरे इलाके ने खुद पर एक कर्फ्यू लगा लिया था। सबसे बुरी हालत उनकी थी जिन घरों में मौतें हुई। बीबीसी की एक रिपोर्टर ने फुर्सतगंज जाकर बलमती देवी नाम की एक महिला से बात की थी जिनके पति को कुछ महीने पहले ही गोली मारी गई। उनका कहना था कि उनके पति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और उनकी बात सिर्फ इतनी थी कि उस आदमी से जाकर पूछा जाए कि उसने उन्हीं के पति को क्यों चुना। मामला अखबारों तक पहुंच चुका था और पुलिस पर दबाव भी था। लखनऊ जोन के तत्कालीन इंस्पेक्टर जनरल सुलखन सिंह ने इस मामले को अपने हाथ में लिया और एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। यहाँ एक बात बेहद नोट करने लायक है कि उस वक्त पुलिस को ये पक्का नहीं था कि वो अकेले आदमी को ढूंढ रही है। एक थियरी ये भी थी कि ये किसी गिरोह का काम हो सकता है, क्योंकि एक अकेला आदमी इतने लंबे वक्त तक इतनी बार बिना एक बार भी कोई गवाह या सबूत छोड़े कैसे हत्याएं कर सकता है। तय हुआ कि सिर्फ जांच नहीं होगी, इलाके को घेरा जाएगा। उसी 35 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे के अंदर एक नई पुलिस चौकी खड़ी की गई और वहां 20 सिपाही भी तैनात कर दिए गए। इनमें से 4 आदमी सादे कपड़ों में रखे गए ताकि वो लोगों के बीच घुल मिल जाएं और कोई उन्हें पहचान भी न पाए। चौकी में वायरलेस सेट लगाया गया ताकि कोई भी खबर तुरंत आगे पहुंचे और सिपाहियों को SLR राइफलें दी गई, यानी सेल्फ लोडिंग राइफलें, जो उस दौर में यूपी पुलिस के पास सबसे भरोसेमंद हथियार मानी जाती थी। इसके अलावा इलाके में 20 अतिरिक्त सिपाही भी घूम रहे थे। गांव वाले खुद रात में जाग कर पहरा दे रहे थे और हर अजनबी पर उनकी नजर थी। किसी भी सामान्य अपराधी के लिए ये रुक जाने का एक इशारा होता है। कुछ महीने शांत बैठो और गर्मी उतरने दो। लेकिन चौकी बनने के बाद भी लाशें उसी तरह मिलती रहीं, उसी उम्र के लोगों की, उसी वक्त और उसी सन्नाटे के साथ।
जांच करने वालों को यही बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि इसका मतलब था कि उस आदमी को पुलिस का कोई डर नहीं है, या फिर उसे किसी और चीज का डर पुलिस से ज्यादा है। अक्सर ऐसे मामलों में पुलिस एक अहम सुराग का इंतजार करती है, कोई खून का धब्बा, कोई गिरा हुआ रुमाल, कोई चश्मदीद, कोई गुमनाम फोन कॉल। इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंत में पुलिस ने एक तरीका निकाला, लिस्ट बनाई गई। पहले इलाके के हर उस आदमी की लिस्ट बनी जिसके पास किसी भी तरह का कोई हथियार था। फिर उन लोगों की लिस्ट बनी जिनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो। हर नाम की अलग तरह से जांच हुई और ज्यादातर नाम कटते चले गए। इसके साथ साथ सादे कपड़ों वाले सिपाहियों ने हफ्तों तक सिर्फ एक काम किया, ये देखना कि शाम ढलने के बाद इन सड़कों और पगडंडियों पर कौन कौन निकलता है। इसी निगरानी में एक चेहरा बार बार सामने आने लगा, एक अधेड़ उम्र का आदमी जो देर शाम अक्सर बिना किसी वजह के इधर उधर घूमता दिखता था। किसी काम से नहीं, किसी से मिलने नहीं, बस यूं ही घूमता हुआ, कभी इस सड़क पर तो कभी उस पगडंडी पर। दिसंबर 2004 में पुलिस ने उसे उठा लिया और जब उसका नाम कस्बे में पहुंचा तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह आदमी ऐसा कुछ कर सकता है। नाम था सदाशिव साहू, उम्र 57 साल, पेशा फुर्सतगंज में कपड़े की दुकान। साहू वो आदमी था जिसे लोग रोज देखते थे और कभी नोटिस नहीं किया करते थे। दुबला पतला सा, छोटे कद का, सिर पर सफेद बाल और एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर दोबारा मुड़कर देखने की कोई वजह नहीं बनती। वो आदमी अपनी दुकान पर बैठता, ग्राहक आता तो कपड़ा नाप लेता और उनका हिसाब कर देता, और जैसे ही खाली होता किताब खोलकर बैठ जाता। एक स्थानीय केमिस्ट ने, जो उसे सालों से जानता था, उस वक्त बीबीसी को बताया कि साहू किसी से बात नहीं करता था और जब भी खाली होता था कोई धर्म ग्रंथ पढ़ता रहता। पड़ोसियों का कहना था कि इस आदमी ने आज तक किसी को कोई परेशानी नहीं दी, ना कोई झगड़ा किया, ना किसी से कोई शिकायत और ना ही कोई पुराना मुकदमा। थाने में साहू ने जो बयान दिया वो 8 पन्ने लंबा था और उसमें उसने 22 हत्याएं कबूल की। पुलिस के मुताबिक पहली हत्या अप्रैल 2002 में हुई थी और आखिरी नवंबर 2004 में, जब उसका शिकार 60 साल का एक आदमी बना। इसी बयान में उस सवाल का जवाब भी आया जिस पर पुलिस 2.5 साल से अटकी हुई थी। साहू गोली दूर से नहीं चलाता था, वो शिकार के बिल्कुल पास तक जाता था और पहले उससे बातचीत शुरू करता ताकि सामने वाला सतर्क ना हो। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत काम आती थी, यानी उसकी अपनी शक्ल। अंधेरे में अगर एक अकेले और थके हुए अधेड़ आदमी के सामने कोई दुबला पतला बूढ़ा सा आदमी आकर बात करने लगे तो कोई खतरा महसूस नहीं करता, कोई भागता नहीं, कोई चौकन्ना नहीं होता। बात करते करते वो और पास आता और फिर बंदूक की नली सीधे उसके सीने से चिपका कर गोली दाग देता। आवाज का राज यही था, जब नली शरीर से सटी हो तो धमाके की जो गैस बाहर निकलकर आवाज बनती है वो काफी हद तक शरीर के अंदर चली जाती है और बाहर सिर्फ एक दबी हुई थपकी जैसी आवाज बजती है जिसे 10 कदम दूर सोया हुआ आदमी नींद में दर्ज ही नहीं करता। यही एक तकनीकी बात थी जिसने उसे 2 साल तक बचाए रखा और यही वजह थी कि दर्जनों लोगों के आसपास होते हुए भी एक भी गवाह नहीं मिला। साहू के घर से पुलिस को जो सामान मिला वो और भी परेशान करने वाला था। इसमें नकली दाढ़ियां, नकली मूछें, साधुओं जैसे सफेद कपड़े और रबर के तलवे वाले कैनवस के जूते। इनकी चलन पर आहट नहीं होती थी। एक और दिलचस्प बात, उसका शिकार कभी भी ऐसा आदमी नहीं होता था जो पलट कर लड़ सके। हमेशा अधेड़, हमेशा अकेला, हमेशा थका हुआ और हमेशा अंधेरे में। एक पुलिस अधिकारी ने उस वक्त बीबीसी को बताया था कि साहू शाम ढलने के बाद ऐसे ही बेखबर अधेड़ लोगों का शिकार ढूंढता था। साहू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कई सवालों का जवाब भी मिल गया। अभियुक्त, हथियार, तरीका, ये सब कुछ अब पुलिस को पता चल चुका था, लेकिन एक सवाल का जवाब अब भी उसके पास नहीं था। आखिर क्यों एक दर्जी अचानक 45 साल की उम्र से ऊपर के मर्दों की हत्या क्यों करने लगा? क्या कोई उसे उकसा रहा था या वजह
कुछ और थी। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने वो हर रास्ता जांचा जो जांचा जाना चाहिए। पैसों का पहलू देखा गया तो पता चला कि साहू ने किसी लाश से 1 रुपया भी नहीं उठाया और उसकी अपनी दुकान भी ठीक ठाक चल रही थी। जमीन का पहलू देखा गया तो किसी भी मरने वाले के साथ उसका कोई विवाद नहीं निकला। रंजिश का पहलू देखा गया तो पता चला कि मरने वाले आपस में एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। वो अलग अलग गांवों के थे, अलग अलग जातियों से थे और अलग अलग काम करते थे। उन्हें आपस में जोड़ने वाली सिर्फ एक चीज थी, उनकी उम्र। और साहू का उनमें से किसी से भी कोई पुराना रिश्ता नहीं था, वो उन्हें जानता तक नहीं था। तो खुद साहू ने क्या बताया? उसने कहा कि उसके अंदर एक बेचैनी उठती थी जिसे वो समझा नहीं सकता और उसके बयान में दर्ज है कि उसे नहीं पता उस पर क्या सवार हो जाता था और उसे बस शिकार करने की एक सनक अपने कब्जे में ले लेती थी। इसके आगे उसने जो कहा वो इस पूरे केस को बाकी हर कहानी से अलग कर देता है। उसने बताया कि कत्ल के बाद वो घर लौटता, हाथ पैर धोता, खाना खाता और गहरी नींद में सो जाता। पूरे मामले में उसने जितनी बार अपनी बात बदली, ये चीज नहीं बदली कि जब तक वो मार नहीं लेता उसे नींद नहीं आती थी। नींद वाली बात को लेकर कुछ और डिटेल्स मिलती हैं। मसलन एक रिपोर्ट के मुताबिक साहू किसी बीमारी के लिए एक दवा ले रहा था जिसका असर ये हुआ कि उसकी नींद उड़ गई और रातों को नींद न आने पर वो गांव की सड़कों पर टहलने निकल जाता था। उसी रिपोर्ट में एक घटना भी दर्ज है जिसके मुताबिक 1999 की एक रात जब वो ऐसे ही टहल रहा था, वो एक ऐसे गांव की सीमा पर पहुंच गया जहां लोग रात भर जागकर एक बलात्कार के आरोपी को पकड़ने के लिए घात लगाए बैठे थे। अंधेरे में एक अजनबी अधेड़ आदमी को घूमता देखकर भीड़ ने उसे पकड़ लिया और रात भर बांधकर पीटा। सुबह उसके अपने गांव के लोग बुलाए गए और अपनों के सामने उसकी बेइज्जती की गई। पुलिस पहुंची तो उसकी जान बची और बाद में जब असली आरोपी पकड़ा गया तो भीड़ को अपनी गलती का पता चला। ये कहानी बेहद साफ सुथरी लगती है। एक बेगुनाह आदमी जिसे भीड़ ने कुचल दिया और वो फिर बदला लेने के लिए निकल पड़ा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये कहानी सबूतों पर टिकती नहीं। अगर ये बदला था तो साहू ने उन लोगों को नहीं मारा जिन्होंने उसे पीटा था। उसने उस गांव को निशाना नहीं बनाया और उसने 45 के ऊपर के ऐसे अजनबियों को मारा जिनका उस रात से कोई लेना देना ही नहीं था। अलग अलग गांवों में 2.5 साल तक महीने दर महीने बदला हमेशा एक निशाना ढूंढता है, लेकिन साहू ने निशाना नहीं ढूंढा, उसने सिर्फ उम्र ढूंढी। और सबसे अहम बात यह कि खुद साहू ने पुलिस के सामने ये वजह कभी नहीं गिनाई। उसका अपना जवाब आखिर तक वही रहा कि उसे नहीं पता उस पर क्या सवार होता था। मतलब इस केस का मोटिव आज तक साबित नहीं हुआ। जो भी वजहें गिनाई जाती हैं वो थ्योरी हैं और उनमें से किसी का कोई पुख्ता सबूत अदालत के सामने नहीं आया। कई लोग मानते हैं कि साहू कोई मानसिक रोगी था, लेकिन ये बात भी पल्ले नहीं पड़ती। जिस आदमी को 2 साल तक हर बार बंदूक की नली सीने से चिपकाने का सलीका याद रहा, जिसने कभी अपने 35 स्क्वायर किलोमीटर के घेरे से बाहर कदम नहीं रखा, जिसने कभी दिन में हमला नहीं किया, जिसने कभी ऐसे आदमी पर हाथ नहीं डाला जो पलटकर लड़ सके और जिसने कभी दूसरी गोली नहीं चलाई क्योंकि दूसरी गोली की आवाज बाहर निकल जाती, वो आदमी योजना बनाना जानता था और उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। बाकी दिनों में वो अपनी दुकान चलाता रहा, ग्राहकों से हिसाब करता रहा, त्योहारों पर कपड़े बेचता रहा और महीने में एक बार अंधेरा होने के बाद निकल जाता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक बात दर्ज की जो अपने आप में सबसे ठोस सबूत थी। साहू के पकड़े जाने के बाद उस इलाके में इस तरह की एक भी हत्या नहीं हुई। सिलसिला उसी दिन खत्म हो गया। अदालत में उसके खिलाफ 22 हत्याओं का मुकदमा चला और उसे उम्र कैद की सजा मिली। साहू जेल गया और जेल में भी उसकी वो एक आदत नहीं बदली। वहां भी वो अपना ज्यादातर वक्त धर्म की किताबें पढ़ते हुए बिताता रहा। एक ऐसा आदमी जो सालों तक ग्रंथ पढ़ता रहा और उसे नींद नहीं आई और जिसे नींद तब आई जब उसने एक अजनबी को मार दिया। हम अक्सर मान लेते हैं कि हर अपराध के पीछे कोई हिसाब होता है, पैसा, लालच, बदला, इज्जत या गुस्सा। अदालत भी इसी मान्यता पर चलती है।
इसीलिए हर मुकदमे में मोटिव पूछा जाता है और ज्यादातर मामलों में ये मान्यता काम कर जाती है। फुर्सतगंज में ये मामला अलग था। ये तरकीब, ये टेक्निक और ये थियरी यहाँ काम नहीं आई। 2.5 साल तक पुलिस इसलिए भटकती रही क्योंकि उसने वही सवाल पूछा जो हमेशा पूछा जाता है कि इससे फायदा किसे हुआ, और जवाब हर बार यही आया, किसी को नहीं। जिस दिन वो हत्यारा पकड़ा गया उस दिन भी ये सवाल हल नहीं हुआ। सिर्फ इतना पता चला कि इसका कोई जवाब है ही नहीं। आज फुर्सतगंज दोबारा वही जगह है जहां कुछ नहीं होता। लोग रात को बाहर सोते हैं, खेतों की पगडंडियों से देर रात तक गुजरते हैं और उस दौर की बातें कभी कभार निकलती हैं तो लोग बात बदल देते हैं। लेकिन जिन 22 घरों में मातम था वहां आज भी वही सवाल टंगा हुआ है जो बलमती देवी ने 20 साल पहले पूछा था, उसने मेरे आदमी को ही क्यों चुना। इस सवाल का जवाब सदाशिव साहू ने कभी नहीं दिया। शायद उसके पास ये जवाब था ही नहीं।